यूरोप और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन हो गई है, जिसके चलते यूरोप को भी बहुत फायदा मिलेगा इंडिया से, और इंडिया को भी यूरोप से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब यूरोप और इंडिया दोनों ही एक दूसरे के साथ और बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। ये फ्री ट्रेड डील 27 जनवरी 2026 को साइन हुई है, जब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अर्सुला वंडर लायन और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा इंडिया आए हुए थे 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा। सो अब इस डील के बारे में पढ़ते हैं। सो पहली बार इस डील पे नेगोशिएशंस 2007 में स्टार्ट हुए थे, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन 2013 आते आते तक ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स की वजह से नेगोशिएशन फेल हो गए। हम यूरोपियन यूनियन के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट पर एग्रीमेंट नहीं बना पाए। फिर 2013 में पॉज होने के बाद ये नेगोशिएशन फिर स्टार्ट हुए 2022 में, और इस बार हमने इस डील को सक्सेसफुली यूरोपियन यूनियन के साथ कंक्लूड कर दिया है। ये डील वर्ल्ड की सेकेंड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज के बीच हुई है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन? यूरोपियन यूनियन। ये $22 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और फोर्थ है इंडिया, ये 4.18 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेड डील को हिस्टोरिक कहा है, और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये ट्रेड डील सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए नहीं है, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए भी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके जरिए एमएसएमई सेक्टर को यूरोप की मार्केट का एक्सेस मिलेगा, जिसकी वजह से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन की मार्केट कोई ऑर्डिनरी मार्केट नहीं है, ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट और प्रीमियम कंज्यूमर्स की मार्केट है। डिमांड यूजुअली स्टेबल रहती है और हाई इनकम चांसेस रहते हैं। इसके थ्रू इंडिया एक टैरिफ वॉल कंट्री से हटके एक ग्लोबल सोर्सिंग पार्टनर बन जाएगा। टैरिफ वॉल कंट्री मतलब क्या? अब तक इंडिया हाई टैरिफ लगा के सिर्फ अपने लोकल मार्केट को फॉरेन गुड्स से प्रोटेक्ट करता था, बाहर के सामानों से अपनी लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करता था हाई टैरिफ लगा के। पर अब इंडिया सिर्फ इंपोर्ट्स को ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोर्ट लीडर बनेगा। यानी अब तक हम आयात को रोकते थे कि हमारी मार्केट बची रहे, पर अब हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यूरोपियन यूनियन का मार्केट इंडिया के लिए इतना मैटर क्यों करता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का बिजनेस मिला दे तो यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। अकेले यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा 12% का बिजनेस है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 17% यूरोपियन यूनियन को जाता है। यूरोपियन यूनियन की मार्केट एक हाई इनकम कंज्यूमर मार्केट है, बहुत रिच मार्केट है, रिच कंज्यूमर्स हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा चलते हैं। एक स्टेबल रूल बेस्ड मार्केट है। तो इससे क्या कि अगर थोड़ा सा टैरिफ कम हो जाए तो हमारे एक्सपोर्ट को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक बार हम यूरोपियन यूनियन के साथ ये ट्रेड डील और करने की कोशिश कर चुके हैं 2013 में, पर तब ऑटो यानी कार से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, कार की इंडस्ट्री और उसके पार्ट्स को लेके हम यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट नहीं बना पाए, क्योंकि हमें डर था कि यूरोपियन यूनियन की जो चीप कार्स हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा ना आ जाए, क्योंकि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और अगर यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट ज्यादा चलने लगे तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हमारे सफर करेंगे। इसीलिए 2013 में इंडिया ऑटोमोबाइल में टैरिफ कट करने को लेके एग्रीमेंट नहीं बना पाया और नेगोशिएशंस फेल हो गए। अब इस ट्रेड डील की डिटेल को भी समझ लेते हैं। सो 97% टैरिफ लाइन को इस ट्रेड डील ने एफटीए ने कवर किया है। टैरिफ लाइन मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग, जिसके हिसाब से उन पर टैक्स लगता है कस्टम की लिस्ट में। सो 97 प्रोडक्ट कैटेगरीज को इसने कवर किया है, जो कि हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का जो ट्रेड वैल्यू है, जो हमें प्रॉफिट होता है, उसका 99.5% लगभग हमारा जितना भी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड होता है उसको ये एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कवर करता है, जिसमें से
90.7% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इस डील के इंप्लीमेंट होते ही जीरो टैक्स लगेगा डे वन से ही। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में 2.9 लगभग 3% प्रोडक्ट में 3 से 5 साल में टैक्स जीरो होगा और 6% प्रोडक्ट में पार्शियल कट होगा, यानी जीरो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे रिडक्शन होगा टैक्स में। यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा हो रहा है? लगभग इंडिया ने भी 92.1% टैरिफ लाइंस में जीरो करा है या रिड्यूस किया है, जिसका जो यूरोपियन यूनियन को ट्रेड वैल्यू है उनका जो फायदा होता है पैसे का वो 97.5% कवर हुआ है। लगभग उनका भी सभी ले लिया गया है, जिसमें से 50% डे वन से जीरो हो जाएगा इस ट्रेड डील के इंप्लीमेंट होते ही। यानी इंडिया को तो 90% प्रोडक्ट्स में डे वन से जीरो हो जाएगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन को इस डील के इंप्लीमेंट होते ही हम खाली 50% प्रोडक्ट में देंगे, जिसमें 39.5% हम फेज मैनर में देंगे, यानी कुछ 5 साल में देंगे, कुछ 7 साल में देंगे और कुछ 10 साल में आते आते जीरो टैरिफ लगेगा। और 3% प्रोडक्ट्स में हम खाली पार्शियल कट्स करेंगे, मतलब जीरो नहीं करेंगे लेकिन रिड्यूस कर देंगे टैरिफ को। हम यूरोपियन यूनियन को एक ग्रेजुअल ओपनिंग दे रहे हैं ताकि हमारे इंडस्ट्री को एडजस्ट करने का टाइम मिले। सो ये टैरिफ इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या मतलब रखते हैं? तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव सेक्टर है उन्हें बहुत अच्छे से बूस्ट मिलेगा, क्योंकि डे वन से हमें टैरिफ जीरो लग जाएगा हमारे लिए। लेकिन हम यूरोपियन यूनियन को एक ग्रेजुअल ओपनिंग दे रहे हैं, उससे हमारी इंडस्ट्रीज को एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा। जब यूरोप के प्रोडक्ट धीरे धीरे सस्ते होंगे तो किसी तरह का डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को शॉक नहीं लगेगा। हमारे एक्सपोर्ट, हमारे निर्यात बढ़ेंगे लेकिन लोकल फैक्ट्रीज खत्म नहीं होंगी। तो अब आते हैं ऑटोमोबाइल पे, जो कि हार्डेस्ट पार्ट था नेगोशिएशन का, क्योंकि पहले ऑटोमोबाइल की वजह से ही यूरोप के साथ एग्रीमेंट नहीं बन पाया था और एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोलैप्स हो गया था। तो इस बार ऐसा नया क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल पे एग्रीमेंट हुआ और ये डील फाइनलाइज हो गई। तो पहले क्या होता था, हम यूरोप पे 66 से 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे यूरोप से कार मंगा के इंडिया बेचने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब हमने क्या कहा है नए रूल्स के तहत कि हम यूरोप को 25 लाख से नीचे की कोई भी कार इंपोर्ट करने को अलाउड नहीं करेंगे, कम टैरिफ में अलाउड नहीं करेंगे। अलाउड तो करेंगे लेकिन हम उसके लिए फिर कोई टैरिफ कम नहीं करेंगे। अगर यूरोप को कम टैरिफ में इंडिया में कार बेचनी है 25 लाख के नीचे, तो उन्हें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। और 25 लाख से ऊपर की जो कार है उनके लिए हम कोटा में, कोटा का मतलब कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ कार, 25 लाख के ऊपर हम लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स को अलाउड करेंगे कम टैरिफ में। उसके बाद सपोज वो नंबर एक्सीड हो गया, पार हो गया, तो वापस से ही पुराना टैरिफ लगाएंगे। क्योंकि इंडिया में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मोस्टली जो बिजनेस होता है वो 25 लाख तक की नीचे की कार में होता है। जो गाड़ियों के दाम 25 लाख से कम होते हैं मोस्टली इंडिया में वही ज्यादा बिकती हैं। ऐसा नहीं है कि 25 लाख से ऊपर की नहीं बिकती हैं, पर ज्यादातर ज्यादा शेयर सस्ती गाड़ियों का है। तो इसीलिए अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक कंपनीज जैसे टाटा और महिंद्रा को बचाने के लिए और जो मारुति है उन सबको बचाने के लिए हमने यूरोप को कहा है कि आप सस्ती कार इंडिया में यूरोप से इंपोर्ट नहीं करेंगे। और जो महंगी कार है उस पे भी आपकी कार्स अलाउड है, लेकिन एक फिक्स कोटा में। हमने कोटा सिस्टम कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सपोज यूरोप में कोई कार है 15,000 यूरोस की, मतलब 15 लाख रुपए की है कोई कार। तो जब वो यूरोप से चल के इंडिया आती है, तब इंडिया के पोर्ट पे आते आते उस पे कुछ डोमेस्टिक चार्जेस लगेंगे। हम टैरिफ कब रिड्यूस कर रहे हैं, हम टैक्स कहां कम कर रहे हैं? खाली इंपोर्ट ड्यूटी में। जो बाहर से गाड़ियां मंगाते हैं उस पे जो हम टैरिफ लगाते हैं वो हम कम कर रहे हैं। पर अब जैसे जीएसटी हो गया, लॉजिस्टिक के चार्जेस हो गए, ये सब डोमेस्टिक टैक्स हैं। ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी देने पड़ते हैं, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को भी देने पड़ेंगे। तो जब ये सारे टैक्स लगते हैं तो लगभग 15 लाख की कार 25 लाख की हो जाती है। तो जो एक्चुअल थ्रेशोल्ड है वो
15 लाख तक का, यूरोप अपने यहां से 15 लाख तक की कोई कार भेजे, वो इंडिया आते आते 25 लाख तक की हो जाएगी, क्योंकि हो ही जाएगी, क्योंकि इतने चार्जेस, इतने टैक्स उस पर लगते ही लगते हैं। उसके बाद उस पर हम टैक्स कम कर सकते हैं फिक्स कोटा के तहत। कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, इसमें 3 बकेट्स हैं। पहला है 25 लाख से मान लीजिए 30 तक की कार होंगी या 35 तक की कार होंगी, उनको हमने लोअर लग्जरी में कहा है, उसका हमने कोटा सबसे कम दिया है। यानी मान लीजिए 100 में से हमने खाली 20 कार का लोअर लग्जरी को कोटा दिया है। हायर लग्जरी मान लीजिए 30 से 50 लाख तक की कार, तो इस पे हमने थोड़ा सा कोटा बढ़ा दिया है। और अल्ट्रा लग्जरी जो करोड़ों की गाड़ियां होती हैं महंगी महंगी, उनमें हमने सबसे ज्यादा कोटा दिया है, सबसे ज्यादा नंबर अलाउड करे हैं, क्योंकि उतनी महंगी गाड़ियां ना इंडियन मैन्युफैक्चर करते हैं और ना इंडियन बायर्स ज्यादा खरीदते हैं, तो उस पर इतना कंपटीशन नहीं है। तो हमने जो प्रीमियम यूरोपियन कार्स है उनके लिए सबसे बड़ा कोटा दिया है, क्योंकि वहां हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन यूरोप क्या है, बहुत अच्छी और अल्ट्रा लग्जरी कार के लिए जाना जाता है, तो यूरोप का इस कोटा पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। ईवीज के लिए हमने किसी तरह का कोई भी कोटा 5 साल तक के लिए अलाउड नहीं किया है, क्योंकि हमारी लोकल ईवी इंडस्ट्री भी अभी डेवलप हो रही है, और अगर हम अभी से यूरोप की कार्स के लिए मार्केट ओपन कर देंगे तो हमारा मार्केट उससे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग उससे डैमेज होगी। सो इंडियन मास मार्केट को प्रोटेक्ट किया है और साथ में यूरोपियन यूनियन की लग्जरी ब्रांड्स को एंट्री दी है। सस्ती कारों को तो रोक लिया, लग्जरी ब्रांड्स को एंट्री दे दी। तो आइडिया क्या था हमारा, हाई एंड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, क्योंकि जब सस्ती कार वो यहाँ पे नहीं भेज पाएंगे तो हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, तो उनपे जो बाहर से मंगाने का इंपोर्ट टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। अब वाइन्स पे आते हैं, क्योंकि वाइन की भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से बहुत डिमांड थी। सो 150% पहले हम वाइन्स पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते थे, पर अभी हमने एफटीए के तहत प्रॉमिस किया है कि हम 20% करेंगे, लेकिन 7 साल में। मतलब टैक्स कम करते करते हम इसको 20% लाएंगे 7 ईयर्स में। और जो 2.5 यूरो के नीचे की वाइन है, जो चीप वाइन्स हैं, उनको हम अभी कोई कंसेशन नहीं देंगे, उनके लिए किसी कंसेशन का हमने प्रॉमिस नहीं किया है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था 7 साल देने का और 2.5 यूरो के नीचे की वाइन्स को कोई कंसेशन ना देने का, कि इंडिया की अपनी जो डोमेस्टिक वाइनरीज हैं वो भी डेवलप हो रही हैं बहुत रैपिडली। नासिक में तो वाइन का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, वहीं पे वाइन की प्रोडक्शन भी होती है, वहां पे नासिक में बहुत बिजनेस भी होता है वाइन का। सो अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रांस की बहुत डिमांड थी कि फ्रेंच वाइन्स को इंडिया में एंट्री मिले, क्योंकि फ्रेंच वाइन्स जो है वो वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छी होती हैं और बहुत फेमस है। तो फ्रांस चाहता था कि फ्रांस की वाइन्स को इंडिया में एंट्री मिले। तो हमने क्या किया, फ्रेंच वाइन्स को तो अलाउड कर दिया, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होती हैं, और उनमें धीरे धीरे टैक्स कम करने का प्रॉमिस किया, और चीप वाइन्स को ब्लॉक कर दिया। खाली एक्सपेंसिव वाइन को हमने एंट्री दी, वो भी कोटा में ही दी है। कुछ ही वाइन्स को मिलेंगी, उसके बाद वो नंबर एक्सीड हो गया तो वापस से पुराना टैरिफ लग जाएगा। हमने कंट्रोल ओपनिंग करी है और इंडियन प्रोड्यूसर्स को वाइन में भी ऑटोमोबाइल की तरह प्रोटेक्ट किया है, यानी चीप कार्स की तरह चीप वाइन्स को भी ब्लॉक किया और प्रीमियम वाइन्स को एंट्री दी कोटा में। इसके बदले इंडिया ने 100 मिलियन ग्रेप्स का नेगोशिएशन किया, यानी 85,000 टन ग्रेप्स हम यूरोप को देंगे। ये भी कोटा में ही है, जैसे वाइन में हमने कोटा लगाया वैसे यूरोप ने ग्रेप्स में हम पे कोटा लगाया, यानी 85,000 टन अलाउड है। उसके बाद भी हम दे सकते हैं, पर हमें भी बियॉन्ड कोटा टैरिफ देना पड़ेगा पुराना वाला। इससे हमारे फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिला। ज्वेलरी में हमें पहले यूरोप को 4% ड्यूटी देनी पड़ती थी, इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 100% ट्रेड प्रेफरेंशियल मिला है, मतलब अब से 0 टैक्स लगेगा।
इंडिया यूरोप को पहले ही 23,500 करोड़ की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है और यूरोप की टोटल जो ज्वेलरी की मार्केट है वो बहुत बड़ी है, 6.89 लाख करोड़ की है, जिसमें इंडिया का शेयर खाली 23,500 करोड़ है। तो अब जब ज्वेलरी पे जीरो टैक्स लगेगा तो हमारा शेयर भी बढ़ सकता है। इससे हमें चाइना और टर्की जिनकी ज्वेलरी ज्यादा बिकती है उनसे एडवांटेज मिलेगा। मरीन प्रोडक्ट्स पे पहले 26% तक का टैरिफ लगता था, अब मरीन प्रोडक्ट्स में भी 0% टैरिफ लगेगा। यूरोपियन यूनियन की सी फूड मार्केट भी बहुत बड़ी है, 4.67 लाख करोड़ की है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स यूज करने के लिए प्रोडक्ट का इंडिया में ही बना होना जरूरी है, इसीलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का प्रोविजन है। ऐसा नहीं कि इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरर ने चाइना से प्रोडक्ट खरीदा और उसको वाया इंडिया यूरोप भेज दिया। प्रोडक्ट का इंडिया में ही बना होना नेसेसरी है, और अगर इंडिया में नहीं भी बनता, अगर हम इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं तो उसका सब्सटैंशियली इंडिया में प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना कम से कम इंडिया में काम हो कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और इंडिया में ही उसका मेजर प्रोसेसिंग हो। रॉ मटेरियल बाहर से मंगा सकते हैं लेकिन प्रोसेसिंग इंडिया में होनी चाहिए। इसके लिए हर प्रोडक्ट के अपने स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, जैसे सीमेंट, स्टील, सब के लिए अपने अपने रूल्स हैं। जैसे स्टील के लिए रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगा सकते हैं लेकिन प्रोसेसिंग इंडिया में ही होनी चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउड है, मतलब पहले एक्सपोर्टर्स को ओरिजिन डिक्लेयर करवाने के लिए, सर्टिफिकेट पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में इधर से उधर भागना पड़ता था, पर आप स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिन को आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे कम पेपर वर्क होगा, फास्टर एक्सपोर्ट होंगे, लोअर कंप्लायंस कॉस्ट होगी और बिजनेस और एमएसएमईज को बेनिफिट होगा। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेल्फ सर्टिफिकेशन की वजह से आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं ओरिजिन को, और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स हैं जैसे सीमेंट और स्टील के लिए और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब उन्हें हमारा इंडिया का काम करने का तरीका ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को रातों रात कोई बहुत मेजर स्ट्रक्चर चेंज करना होगा काम करने का, वो ऐसे ही बनाए गए हैं कि जैसे इंडियन कंपनीज काम करती हैं। रॉ मटेरियल्स को बाहर से इसीलिए अलाउड किया हुआ है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं और वो यहाँ फैक्ट्रीज में प्रोसेस होते हैं। श्रिम्स और एल्यूमिनियम को लेके कोटा हमें मिला है, जैसे हमने उन्हें कोटा दिया वैसे इन दो चीजों को लेके हमें भी कोटा मिला है, उससे काफी टैक्स कम हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होंगे, जो स्मॉल फर्म्स हैं वो बिना हैवी पेपर वर्क के एक्सपोर्ट कर पाएंगी और यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग होगी, तभी बेनिफिट मिलेगा, ना कि चाइना से मंगा के चाइना को बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा इसमें जो विनर है, इसीलिए हमने कहा है एमएसएमई इज द साइलेंट विनर, क्योंकि एमएसएमई में ही सबसे ज्यादा लेबर काम करते हैं। जो हाई लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं वो कौन से हैं? लेदर, फुटवेयर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, बहुत सारे किसान काम करते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, जेम्स और ज्वेलरी में बहुत लोग काम करते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे फिशरमैन हैं। इन सब में जीरो ड्यूटी लगेगी, 0% ड्यूटी। हमारा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जो जो हमने काउंट किया उसका एक्सपोर्ट होता है 2.87 लाख करोड़ का, अब इस पे जीरो ड्यूटी लगेगी, जो कि पहले 4 से 26% तक की लगती थी। इससे जॉब्स को बेनिफिट होगा, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स को। अभी तक तो हम गुड्स की बात कर रहे थे, जो हमने सामान बेचा और लिया उस पे जो टैरिफ कम हुआ, बट हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सर्विसेज को भी डिस्कस किया है। सर्विसेज मतलब सामान नहीं, वो लोग या कंपनीज जो वहां पे जाके लोगों को सर्विस देती हैं, जो लोग अपनी वर्क और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल गुड्स। सो यूरोप ने अपने 144 सेक्टर्स को ओपन किया है इंडियन सर्विसेज के लिए, जिसमें आईटी है, बीपीओ है, कंसल्टिंग है, अकाउंटिंग है, एजुकेशन है, बिजनेस सपोर्ट है। 144 बहुत वाइड कवरेज है। एग्जाम्पल जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट। एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, ट्रेनिंग, टीचिंग, एकेडमिक सर्विसेज, या फिर आईटी सपोर्ट, बीपीओ, बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज, एचआर, मार्केटिंग मैनेजमेंट सपोर्ट। मतलब
इंडियन प्रोफेशनल्स यूरोपियन यूनियन में भी जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। मोबिलिटी प्लस स्टूडेंट्स, तो इसमें टेम्परेरी मूवमेंट इंडियंस का वहां पे अलाउड किया गया है जो काम से जाते हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक लीगल गेटवे सेल इंडिया में ओपन करने का प्रॉमिस किया है जो कि इंडियंस को वहां के लॉ और प्रोसीजर से रिलेटेड चीजों में हेल्प करेगा कि कैसे आप लीगली वहां पे काम कर सकते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उसके लिए हेल्प करेगा उन्हें बताने में कि कैसे उनको करवाया जाए। सोशल सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था इंडिया में और जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो जहां पे वो टेम्परेरी रह रहे हैं वहां के लॉ का वहां की चीजों का आगे तक बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, वहां उन्हें टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी की भी बात हुई है। पोस्ट स्टडी वर्क, जो स्टूडेंट वहां जाते हैं पढ़ते हैं उनको पढ़ाई के बाद वहां पे कुछ समय काम करने के लिए भी अलाउड किया जाए। साथ में ही आपको पता होगा कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उनकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाती। मतलब अगर आपको सपोज यूएस में जाके कोई काम करना है जिसके लिए एमबीए रिक्वायर्ड है तो आपकी हो सकता है इंडिया में करे हुई एमबीए की डिग्री को माना ही ना जाए, आपको वहां पे दोबारा एमबीए करना पड़े और ऐसा बहुत लोग करते हैं। सो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड डील में ये तय हुआ है कि वो इंडियन डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके लिए कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। साथ में ही हमने हमारी जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस होती है आयुर्वेदा, जो गवर्नमेंट का आयुष मिशन है उसके अंडर हमने कहा है कि आप आयुर्वेदा को भी रिकॉग्नाइज करें, योगा को भी रिकॉग्नाइज करें, यूनानी को भी रिकॉग्नाइज करें, सिद्धा और होम्योपैथी को भी रिकॉग्नाइज करें और साथ में ही हमारे प्रैक्टिशनर्स को अलाउड करें कि वो वहां पे योगा आयुर्वेद जैसे चीजें प्रैक्टिस कर सके और सिखा सकें। जैसे इंडिया में होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं वैसे वहां पे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अलाउड हो। यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा करेंगे। साथ में ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक साथ अलाइन किया है ताकि एक्सपोर्टर्स को दिक्कत ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट नॉर्म से रिलेटेड हो, सेफ्टी रूल्स हो और टेक्निकल रेगुलेशंस हो। इसका पर्पस क्या है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हो वो ऐसा ना हो कि स्टैंडर्ड ना अलाइन होने की वजह से वहां जाके रिजेक्ट हो जाए और लॉन्ग टर्म स्मूथ ट्रेड हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ चलता रहे। इस एफटीए से हमने यूरोपियन यूनियन के फर्म्स को इनकरेज किया है कि वो इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएं। इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगे तो उनकी जो सप्लाई चेन है, जो इनपुट्स हैं वो तो यूरोप से ही आएंगे, तो यूरोप को भी फायदा होगा और इंडिया में फैक्ट्रीज भी लग जाएंगी, जॉब्स भी क्रिएट होगी, तो दोनों तरफ एक वैल्यू ऐड होगी। जैसे 25 लाख से नीचे का कार का एग्जांपल है, जब 25 लाख के नीचे की कार वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो सामान तो वो अपना रॉ मटेरियल तो यूरोप से ही मंगाएंगे, तो ऑर्डर तो यूरोप को ही मिलेगा इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इससे कार को टैक्स भी कम देना पड़ेगा और इंडिया में जॉब भी क्रिएट होंगी। दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन है। यूरोप को इंडिया की मार्केट का एक्सेस मिलेगा और इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि यूरोप यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर करेगा तो वो 100% खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, यहाँ की किसी कंपनी के साथ टाई अप करेगा, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज के साथ टाई अप करेगा, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। तो हमने कार डील कैसे करी है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने यूरोप को अलाउड किया कि आप अपनी एक कार यहां बेच सकते हो कोटा में, तो हम यूरोप को एक कार के बदले 2.5 टाइल्स बेचेंगे कोटा में ही। यानी हम यूरोप को एक कार अलाउड करते हैं कोटा में तो यूरोप हमें 2.5 टाइल्स अलाउड करेगा कोटा में बेचने के लिए। सपोज हमने यूरोप को अलाउड किया कि आप 1 लाख कार यहां बेचें, इसमें हम आपको 1 लाख का कोटा देते हैं, इसमें कम टैरिफ लगेगा, तो बदले में हमें 2.5 लाख का 2,50,000 का कोटा मिलेगा यूरोप से टाइल्स का। हम 2.5 लाख टाइल्स कोटा में बेच सकते हैं। इंडिया को ज्यादा बड़ी मार्केट का एक्सेस मिला है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा इंडिया की टाइल्स जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है फॉरेन में, खास तौर से गुजरात में इंडिया में टाइल्स बनती है बहुत ज्यादा और वहीं से एक्सपोर्ट होती है, बाहर देशों में जाती है। यहाँ की टाइल्स बाहर बहुत फेमस है। अभी इस एफटीए में हमने पढ़ा कि
हमने 97 टैरिफ लाइन कवर करी, 91 टैरिफ लाइन कवर करी, लेकिन कुछ सेक्टर्स हमने नहीं भी कवर करे जो कि हमारे अपने अपने एरिया के बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। जैसे डेयरी को हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि इंडिया में मिल्क के सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स और हमारी डेयरी बहुत अच्छा भी कर रही है, लेकिन जब अगर फॉरेन से कंपटीशन मिला तो हो सकता है हमारी डेयरीज इतना अच्छा ना कर पाए, क्योंकि फॉरेन में क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी काउ हैं जो बहुत हैवी क्वांटिटी में मिल्क देती हैं। यहाँ पे कंपनीज के पास मिल्क आता है छोटे छोटे लोगों से जिनके पास अपने अपने घरों में 2 गाय हैं, 4 गाय, या बहुत ज्यादा हुई किसी के पास 10 गाय हैं। लेकिन यूरोप में या बाकी फॉरेन कंट्रीज में कई जगह ऐसा है कि एक एक कंपनी के पास 50-50 हजार बड़ी बड़ी जर्सी काउज हैं, तो वो बहुत ज्यादा मिल्क लेती हैं। उनको उस हिसाब से कई बार जो वो खाना खाती है उसमें इस तरह से नॉनवेज मिलाया जाता है कि वो ज्यादा मिल्क दे, इंजेक्शन दिए जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ की डेयरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी हमने डेयरी को और एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड करा है। इसी तरह यूरोप ने भी अपने सेंसिटिव सेक्टर को एक्सक्लूड किया है। उनका सेंसिटिव सेक्टर है बीफ, शुगर, राइस, चिकन, मिल्क पाउडर, ये सारे वो हमसे कम टैक्स में नहीं लेंगे। जब ये एग्रीमेंट हो रहा था तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने अपना ओसीआई कार्ड दिखा दिया। अभी ओसीआई कार्ड क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हैं। तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ही है एक तरीके से। उन्होंने बताया कि वो मडगांव गोवा के रहने वाले हैं और 2017 में वो यहाँ पे आए भी थे इंडिया में। प्रवासी भारतीय दिवस एक होता है प्रोग्राम हमारा जिसमें जो इंडियन बाहर जाके सक्सेसफुल हो गए हैं वो आके बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो मडगांव गोवा के हैं और वो आते हैं कई बार अपने रिलेटिव से मिलने हैं। और इस बार उन्होंने जब ये डील साइन हो रही थी तब तो उन्होंने अपना ओवरसीज इंडियन कार्ड भी दिखाया। तो इससे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वार्मथ आ गई। फ्यूचर चैलेंजेस क्या है इस डील को लेके? एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स लगाता है यूरोप, CBAM, यूरोपियन कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये क्या होता है? ये उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जिनके बनने पे एनवायरनमेंट को हार्म होता है। तो इंडिया को इस पे कोई स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं मिला, हमें कोई छूट नहीं मिली इस कार्बन टैक्स पे। अगर हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएंगे बनने पे तो कार्बन टैक्स उनमें लगेगा। इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, जो एक देश दूसरे देश में सामान भेजता है तो इंपोर्ट टैक्स लगता है, लेकिन कार्बन टैक्स लगेगा। और जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा एनवायरनमेंट पे नुकसान पहुंचाएगा बनने में उतना ज्यादा कार्बन टैक्स लगेगा। लेकिन हमने साथ में क्या किया है, एक इक्वल ट्रीटमेंट क्लॉज जोड़ दिया है। हमने यूरोप से कहा है कि चलिए अभी आप हमको कार्बन टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप किसी और देश को देंगे, चाहे चाइना हो या कोई भी थर्ड कंट्री हो, तो आपको ऑटोमेटिकली हमें भी देना पड़ेगा। तो यूरोप ने एग्री किया कि हाँ, अगर वो किसी को नहीं छूट देते हैं कार्बन टैक्स में, लेकिन अगर इन फ्यूचर उन्होंने किसी कंट्री को दिया तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं किया जाएगा। अभी कार्बन टैक्स 6 प्रोडक्ट्स पे लगता है, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, लेकिन खतरा है कि आगे भी लग सकता है बाकी प्रोडक्ट्स में भी अगर प्रोविजन स्ट्रिक्ट हो गए। तो इसके लिए हमें सजेस्ट किया गया है कि इंडिया को ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि वो ये एफटीए से मिलने वाले एडवांटेजेस को लूज ना कर सके। प्लस इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब फास्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा टैक्स कम होगा, हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे ज्यादा, और तो हमें उस हिसाब से सप्लाई को अपनी बढ़ाना पड़ेगा। ये ट्रेड डील इतनी मैच्योर और प्रैग्मेटिक, मतलब प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि जो बातें पहले इनट्रैक्टेबल थी, मतलब इम्पॉसिबल लगती थी, ऑटोमोबाइल पे एग्रीमेंट इम्पॉसिबल लगता था, डेयरी पे एग्रीमेंट इम्पॉसिबल लगता था, पर इस बार हमने ऑटोमोबाइल और वाइन को कोटा से टैकल किया। डेयरी और बीफ जैसे उनके सेंसिटिव और हमारे सेंसिटिव सेक्टर पे हमने बात रहन दी कि चलिए इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। अपने एग्रीकल्चर को हमने एक्सक्लूड कर दिया प्रोटेक्ट करने के लिए। काफी हार्ड नेगोशिएशंस थे, हार्ड बार्गेनिंग थी, लेकिन वर्केबल कॉम्प्रोमाइज तक हमने इसे पहुंचाया। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए इंडिया को क्या मिला? हैवी एक्सपोर्ट्स का मार्केट मिला, जॉब मिली और टेक्नोलॉजी भी मिली। साथ में यूरोपियन यूनियन को एक बहुत बड़ा मार्केट मिला और लग्जरी सेल्स की परमिशन मिली। आपको पता है यूरोप और इंडिया का जो कंबाइंड मार्केट है
वो 2 बिलियन पीपल का है। 2 बिलियन लोगों का ये मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। हमने कैसे दिया यूरोपियन यूनियन को अपनी मार्केट में एक्सेस? कंट्रोल्ड ओपनिंग दी है, एकदम से नहीं, जहां सेंसिटिव जगहों पे दिया ही नहीं है, और जो जहां पे हम मैनेज कर सकते हैं वहां पे हमने फेज मैनर में दिया है मार्केट एक्सेस। इस बार इंडिया ने नेगोशिएट किया एज इक्वल ग्लोबल पार्टनर। तभी आप देखें तो ये ट्रेड डील ओवरऑल इंडिया के पक्ष में ज्यादा नजर आती है यूरोपियन यूनियन के बजाय।